आज के समय में दुनिया में वैश्वीकरण काफी आसान हो गया है, क्योंकि लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए और घूमने के लिए आसानी से आ जा सकते हैं। और व्यापार करने और घूमने के लिए सभी देशों ने काफी आसान नियम भी बना दिए हैं, है ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर आने जाने से पहले आपको 1000 बार विचार करना पड़ेगा कि इस देश में जाए या ना जाए, क्योंकि इस देश में जाने के बाद आप पर कभी भी हमला हो सकता है। असल में इस देश का नाम है सोमालिया। इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप पर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है उसमें यहाँ पर यह सोमालिया देश है। अब सोमालिया में जाने से पहले आपको सोमालिया के एयरपोर्ट पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, साथ ही आपके पास एक हथियार भी होना चाहिए। वहीं अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया तो आपको अपने किसी जान पहचान वाले के नंबर भी देने होते हैं, ताकि आपको किडनैप करने पर उन्हें आसानी से कॉल किया जा सके। साथ ही अगर आतंकवादियों के द्वारा आपकी मौत हो जाती है तो सोमालिया सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सोमालिया के कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आप सोमालिया में घूम सकते हैं। अब सोमालिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अपने ही गृह युद्ध में बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस कारण सोमालिया पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पर भयंकर गरीबी होने के साथ ही आतंकवाद चरम सीमा पर मौजूद है। इस कारण तो सोमालिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खतरनाक अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और यूनाइटेड नेशंस के अनुसार सोमालिया अफगानिस्तान से भी आगे बढ़कर दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि सोमालिया की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे खतरनाक अर्थव्यवस्था क्यों माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि सोमालिया की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक क्यों है, क्यों सोमालिया को दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, और सोमालिया में इतना आतंकवाद क्यों है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो सोमालिया के वर्तमान हालातों का कारण सोमालिया के भ्रष्ट नेता है, जिन्होंने सोमालिया की आज़ादी के बाद सोमालिया पर कब्जा करने के लिए पूरे देश में गृहयुद्ध छेड़ दिया था। तो सोमालिया की अर्थव्यवस्था के इतने बुरे हाल को समझने के लिए हमें पहले सोमालिया के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये सोमालिया है, जो उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में इथोपिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब सोमालिया पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबे समुद्री तट वाला देश है और इसकी आबादी कुछ 1.71 करोड़ के आसपास है। और इस देश का क्षेत्रफल 6,34,657 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इस देश की 85% आबादी भूखमरी और गरीबी का सामना कर रही है। तो सोमालिया के वर्तमान हालात कुछ ऐसे है। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी आते आते यूरोपीय देश अफ्रीका महाद्वीप पर पहुंच चुके थे और इन यूरोपीय लुटेरों ने लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सोमालिया भी इस इटली और इस ब्रिटेन का गुलाम बन गया था। इसमें आप देख सकते हैं यह ग्रीन कलर वाले भाग पर इटली का कंट्रोल था और इस पिंक कलर वाले भाग पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। लेकिन 1960 में हुए जन विद्रोह के कारण ब्रिटिश सोमालिया आज़ाद हो गया और इसके 5 दिन बाद इटालियन सोमालिया भी आज़ाद हो गया। और 1960 के आखिर में इन दोनों भागों को मिलाकर एक संयुक्त गणराज्य सोमालिया का निर्माण हुआ। लेकिन 15 अक्टूबर 1969 के दिन सोमालिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दी रशीद अली शेरमार्क की उनके ही एक अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके तुरंत बाद 21 अक्टूबर 1969 के दिन इस देश में एक सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसमें सोमालिया की सेना ने सशस्त्र विरोध का सामना किए बिना ही सत्ता पर कब्जा कर लिया और मेजर जनरल मोहम्मद सियाद बर्रे सोमालिया का राष्ट्रपति बन गया। तो इस बर्रे की सरकार ने आते ही सोमालिया में सार्वजनिक कार्यक्रम और शिक्षा नीति का विकास किया, जिससे सोमालिया की साक्षरता दर में काफ़ी इजाफा हुआ। उद्योग और भूमि के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के कारण सोमालिया में काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि उस समय सोवियत संघ सोमालिया सरकार का काफ़ी समर्थन कर रहा था और इसे मदद भी दे रहा था। लेकिन सियाद बर्रे ने अपने देश में अधिक लोकप्रियता पाने के लिए जुलाई 1977 में
पड़ोसी देश इथोपिया के कृषि समृद्ध ओगाडेन क्षेत्र को अपने सोमालिया में मिलाने के लिए इस इथोपिया के साथ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन तब सोवियत संघ सोमालिया से दूर चला गया और इसने इस इथोपिया का समर्थन करना शुरू किया। इस कारण सोवियत संघ और सोमालिया के रिश्ते बिगड़ने लगे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सोमालिया के करीब आ गया और उस समय अमेरिका ने सोमालिया को प्रौद्योगिकी के लिए 163.5 मिलियन डॉलर की सहायता दी और 650 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि सोमालिया के विकास के लिए भी दी। अब उस समय सोमालिया की सेना अफ्रीका की सबसे बड़ी सेना बन गई थी। तो अपनी सेना के दम पर सोमालिया ने सितंबर 1977 तक इथोपिया के ओगाडेन के 90% हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन इसके बाद सोवियत संघ ने इथोपिया की मदद की, जिस कारण सोमालिया को ओगाडेन क्षेत्र से भागना पड़ा। लेकिन यह ओगाडेन युद्ध सोमालिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई और सोमालिया की अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध में चरमरा गई। और उस समय जो देश अफ्रीका में तेजी से विकसित हो रहा था, वो सोमालिया अब अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में आने लगा। और ऊपर से ओगाडेन युद्ध के बाद बर्रे की सरकार की लोकप्रियता भी काफी कम हो गई, क्योंकि 1980 के दशक में इनका शासन काफी कमजोर हो गया और ऐसे हालातों में अमेरिका भी सोमालिया से भाग निकला। इस कारण अब सोमालिया का रणनीतिक महत्व भी काफी कम हो गया। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर इथोपिया ने सोमाली लोगों को भड़काना शुरू किया उनकी ही सरकार के विरुद्ध। इस कारण पूरे सोमालिया में बड़े बड़े आंदोलन होने लगे और इसी दौर में सोमालिया में कई मिलिशिया समूह भी पनपने लगे थे, जैसे सोमाली साल्वेशन डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस, सोमाली नेशनल मूवमेंट और सोमाली पेट्रियाटिक मूवमेंट जैसे कई समूह पैदा हो गए थे। इसके अलावा सोमालिया में 5 बड़े कबीले थे, इसाक, दारूद, डिगिल एवं मिरफल और डीर एवं हाविव, जिसमें इसाक सबसे बड़ा कबीला था। अब सरकारी नीतियों के कारण इस कबीले ने खुद को अलग थलग महसूस किया था और सोमालिया के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद इस कबीले ने शुरुआत से ही इस शासन का विरोध भी किया था। इस कारण उत्तरी इसाक कबीले के नेतृत्व में बर्रे सरकार के खिलाफ एक बगावत भी हुई। लेकिन सामने बर्रे सरकार ने इन उत्तरी इलाके के शहरों और गांवों में बमबारी के आदेश दे दिए, जिसमें इसाक कबीले के हजारों लोगों की मौत हो गई। ऊपर से दूसरे मिलिशिया संगठन भी बर्रे सरकार को बार बार परेशान कर रहे थे। इस कारण बर्रे सरकार सोमालिया के दक्षिण क्षेत्र में भी कई बड़े बड़े हमले कर रही थी। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में बगावत के कारण साल 1991 में बर्रे को सोमालिया से भगा दिया गया, जिसके बाद सोमालिया में एक नए गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत सभी मिलिशिया संगठन और कबीलाई संगठन सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब 1991 में गृहयुद्ध की शुरुआत होते ही सोमालिया के उत्तरी भाग में इसाक कबीले ने एक स्वतंत्र सोमालीलैंड का गठन किया और यह सोमालीलैंड आज भी सोमालिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से को नियंत्रित करता है, जो सोमालिया के कुल क्षेत्र का 27% से ज्यादा हिस्सा है। लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी देश ने इस सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है। फिर भी यह देश एक देश के रूप में अस्तित्व में है और सभी देश इस सोमालीलैंड के साथ व्यापार भी करते हैं। अब 1991 में शुरू हुए गृहयुद्ध में अली महदी मोहम्मद, जो राजधानी मोगादिशु शहर का एक समृद्ध व्यवसायी था, उसने खुद को सोमालिया का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया और एक सरकार का गठन भी किया। लेकिन इसके बाद एक दूसरे कबीले के सरदार मोहम्मद फराह एडिन ने अली महदी मोहम्मद के साथ संघर्ष शुरू किया। दूसरी ओर सोमालिया के दूसरे भागों पर कई मिलिशिया संगठन ने भी सोमालिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इस कारण मोहम्मद फराह एडिट और अली महदी मोहम्मद के बीच तो सत्ता संघर्ष जारी ही था, साथ साथ ये दोनों लोकल मिलिशिया संगठन से भी लड़ रहे थे, यानी एक साथ बहुत सारे ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। इस कारण सोमालिया की ज्यादातर उपजाऊ भूमि इस लड़ाई के कारण बर्बाद हो गई और सोमालिया में भूखमरी जैसे हालत फैल गए और ऊपर से दक्षिणी सोमालिया में अकाल पड़ा। इस कारण मिलिशिया संगठनों द्वारा लूटपाट और आतंकवादी हमले के कारण बाहरी देशों से आने वाली राहत और भोजन वितरण की व्यवस्था भी कमजोर हो गई। इस कारण सोमालिया के लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए। इस कारण इसके बाद सोमालिया के हालातों को सुधारने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर 1992 में अपने 35,000 सैनिकों को सोमालिया भेजा ताकि सोमालिया में युद्ध खत्म हो सके। लेकिन राजधानी मोगादिशु की लड़ाई में यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी।
इस कारण 1994 आते आते यूनाइटेड नेशंस भी थक गया और इन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली सोमालिया से और शांति के सारे प्रयासों को भी बंद करवा दिया। लेकिन दूसरी ओर 1992 तक में सोमालिया के 3,50,000 लोग भूखमरी, बीमारी और युद्ध के कारण मारे जा चुके थे। फिर साल 1998 में सोमालिया का यह मध्य हिस्सा पुंटलैंड सोमालिया से आज़ाद हो गया और इसने अपना संघीय कानून भी लागू कर दिया इस पुंटलैंड में। यानी आज के समय में सोमालिया 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हैं। इसमें नीचे मुख्य सोमालिया, ऊपर यह सोमालीलैंड और सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच में यह पुंटलैंड बचा हुआ है और ये एरिया विवादित एरिया है। खैर, तो सोमालीलैंड और पुंटलैंड को कोई भी देश मान्यता नहीं देता है। साथ ही यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन और मिलिशिया ग्रुप है जो लगातार यहाँ के लोगों और सरकारों पर हमला कर रहे हैं। यानी आज भी सोमालिया गृह युद्ध से लड़ रहा है, जिसमें सोमालिया का काफी हिस्सा मिलिशिया और कबीलाई संगठनों के कब्जे में है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों का एरिया अलग अलग कबीलों के कब्जे में है। यानी सोमालिया में कोई भी केंद्रीय सरकार ना होने के कारण सोमालिया पर कब्जा करने के लिए सोमालीलैंड और सोमालिया के सैनिक और कई आतंकवादी संगठन आपस में लड़ते रहते हैं। इस कारण सोमालिया में गरीबी और भूखमरी स्थायी बन गई है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के कारण कुछ हद तक सोमालिया में शांति की स्थापना हुई है, पर फिर भी पूरे सोमालिया में सक्षम केंद्र सरकार के बिना इस देश में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज भी 2 दशकों के बाद सोमालिया में गृहयुद्ध के हालात बने हुए हैं। इन 2 दशकों में सरकार बनाने के 16 बार असफल प्रयास किए जा चुके हैं। यानी पिछले कई सालों की मुसीबतों से ग्रस्त इस देश को बहुत सारे मानव एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए, लेकिन बाकी किसी चीज की तुलना में एक ईमानदार, प्रभावपूर्ण, मजबूत और समझौताकारी नेतृत्व की कमी की वजह से सोमालिया बर्बादी की एक गहरी खाई में पहुंच गया है। अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने के कारण इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। इस कारण यहाँ पर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में ज्यादा आतंकवादी संगठन मौजूद है, क्योंकि लोग हथियार उठाने के बाद आसानी से दूसरे लोगों से भोजन और अन्य आवश्यक सामान छीन लेते हैं। तो हथियारों की आसान खरीदी के कारण और सोमालिया की भौगोलिक लोकेशन हिंद महासागर और स्वेज कैनाल के पास होने से सोमालिया के लोग समुद्री लुटेरे बन गए हैं, क्योंकि सोमालिया के आसपास के क्षेत्रों से हजारों जहाज रोजाना निकलते हैं, जिन पर आसानी से कब्जा करके अपनी शर्तें मनवाकर इनसे करोड़ों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। इस कारण पिछले कुछ सालों से कई देशों की सरकारें सोमालिया के डाकुओं को अपने जहाज ना रोकने के लिए एडवांस पैसा मुहैया कराती आ रही है, जिससे इन समुद्री लुटेरों की ताकत और भी बढ़ गई है। और सोमालिया के समुद्री लुटेरों के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोमालिया के क्षेत्र से हर साल 20,000 जहाज गुजरते हैं और भारी हथियारों से लैस इन लुटेरों ने 2008 में 40 से अधिक जहाजों का अपहरण कर लिया और फिरौती में $100 मिलियन से अधिक की रकम हासिल की थी। इस कारण तो इसे आधुनिक समय की सबसे बड़ी समुद्री डकैती कही जाती है। यानी हर साल दुनिया की अर्थव्यवस्था को इन सोमाली डाकुओं के कारण 10 से 18 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। दूसरी ओर सोमालिया में छोटे छोटे मिलिशिया संगठनों के कारण सोमालिया का काफी हिस्सा इन संगठनों के कब्जे में है और सोमालिया में जिहादी कट्टरपंथी समूह अल शबाब का नियंत्रण मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में है। साथ ही अल कायदा और बोको हराम जैसे कई संगठन भी प्रमुख रूप से सोमालिया में नियंत्रण बनाए हुए हैं। तो इतने आतंकी संगठनों के कारण और बर्बाद अर्थव्यवस्था के हालातों से सोमालिया को दुनिया का सबसे खराब अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, जिसके हालात आज अफगानिस्तान से भी बदतर है, क्योंकि आज के समय में सोमालिया के लगभग 15 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, यानी अपने ही देश में विस्थापन करना। और सोमालिया में बार बार सूखा पड़ता रहता है, जिससे देश में अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे इस साल ही सोमालिया में सूखा पड़ा है, जिसमें लाखों लोगों की मौत होने की संभावना है, क्योंकि इस देश के 9,44,000 बच्चे गंभीर या अति गंभीर रूप से कुपोषित है। और आज के समय में सोमालिया में 62 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। फिर दूसरी ओर सोमालिया में महिलाओं का शोषण एक सामान्य सी घटना बन गई है। सोमालिया की सड़कों पर हजारों ऐसे युवा रहते हैं जिनके अपने माता पिता से भरण पोषण न मिलने के कारण इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है।
और सोमालिया की 70% आबादी प्रतिदिन सिर्फ $2.25 से भी कम कमाई कर रही है। वहीं सोमालिया अपनी ज़रूरत का 90% अनाज रूस और यूक्रेन से आयात करता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से सोमालिया के हालात और भी खराब हो गया है, क्योंकि अब अनाज की कीमतें आसमान छू रही है। तो इन सभी कारणों से सोमालिया के लोग मिलिशिया संगठनों से जुड़कर हथियार उठा लेते हैं और अपने देश के विरुद्ध कार्यवाही करके वे एक समय की रोटी का गुजारा करते हैं। इस कारण तो सोमालिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।